नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। आज उस धरती की बात करेंगे जिस धरती ने इस संसार को त्याग सिखाया है, समर्पण सिखाया है और मोक्ष का ज्ञान भी दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भगवान शिवशंकर के त्रिशूल पर बसी काशी महानगरी की। और उसी काशी महानगरी में अब जो रंग चढ़ा है वो भगवा रंग चढ़ा है, यानी मोदी में आज काशी नजर आया है। और आज से ही क्यों, अगर कहें कि बीते कल से यानी कि सोमवार से वहां पर सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा है, वो है मोदी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपना वहां पर नॉमिनेशन कराने के लिए पहुंचे थे। सबसे पहले सोमवार को उन्होंने भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए, उसके बाद रोड शो निकाला, 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जहां पर जन सैलाब उमड़ा। उसके बाद आज उन्होंने मां गंगा की आरती की, काल भैरव के दर्शन किए, उसके बाद उन्होंने अपना नॉमिनेशन कराया यानी कि नामांकन कराया। लेकिन इस नामांकन से क्या समीकरण तय हुए हैं, किस तरीके के चुनाव को धार मिली और क्या जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की और कितना फायदा इसको बीजेपी को मिलेगा इसका, और कितना नुकसान इंडी गठबंधन यानी कि अगर हम सपा और कांग्रेस की बात करें उसको होगा और बसपा को इसको नुकसान होगा। क्योंकि सबसे अहम बात जो है, जो लड़ाई है, वो बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में मानी जा रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ आज खास मेहमान यहां पर जुड़ेंगे। खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। बीजेपी से हमारे साथ यहां पर अमरदीप त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से रफत फातिमा जी अपने विचार रखेंगी और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ आज सुशील वकील जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों ही मेहमानों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात की जाए, काशी पर सबकी नज़र टिकी हुई है, वाराणसी पर सबकी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि तीसरी बार जीत की हैट्रिक का दावा करते हुए 400 पार का नारा देते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से तीसरी बार अपना नॉमिनेशन कराया। अमरदीप जी, सीधा पहले आपसे रुक कर लेते हैं क्योंकि आज बीजेपी की बात करेंगे। आज काशी नगरी जो है मोदी में नज़र आई है, तो इसमें अगर बात कर ली जाए अमरदीप जी, आज क्या कुछ खास रहा है? क्योंकि हम बात करेंगे, अभी समीकरणों की बात करेंगे, जिस तरीके से आज हमने पूरे दिन इस पर चर्चा की है, पूरे दिन इसको कवरेज की है। हमने बस केवल एक चीज़ गौर की कि इतना बड़ा नॉमिनेशन को इतना बड़ा इवेंट बना दिया, क्योंकि बीजेपी हर एक छोटी सी चीज़ को बड़ा इवेंट बना देती है। किस नज़रिए से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे नॉमिनेशन को आज तीसरी बार? अमरदीप जी। 4 चरण का मतदान हो चुका है, जिसमें 380 सीटों पे मतदान हो चुका है। 380 सीटों का एक सीटों का एनालिसिस करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी आज दावे के साथ कह रही है, हम सभी दावे के साथ कह रहे हैं कि 270 अकेले भारतीय जनता पार्टी पार कर चुकी है। अब बाकी सीटों पे लड़ाई है, इसीलिए जो है हम लोग 400 पार का नारा देते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने, काशी तो भगवामय है, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को भगवामय बनाने का प्रयास किया है और विकास के रास्ते पर लेके चलते हुए भगवामय बनाने का प्रयास किया है। और पूर्वांचल की जो सीटें अभी जहां पे चुनाव नहीं हुआ है, जी 26 सीटें, बिल्कुल 26 सीटें जो बाकी हैं, अनडाउटली मैं कह सकता हूं कि 26 की 26 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ जीत होने जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और योगी जी का भी पूर्वांचल में एक बहुत बड़ा दबदबा रहा है शुरू से। आज से नहीं, गोरखपुर मठ की अगर बात करेंगे, वहां से स्टार्टिंग होती है, तब से जो है गोरखपुर मठ और योगी जी का बहुत बड़ा दबदबा है पूर्वांचल में। तो 26 की 26 सीट भारतीय जनता पार्टी के चोली में जाएगी। नहीं, लेकिन विपक्ष तो ये कहता रहा ना कि डबल इंजन की सरकार की बात आप करते हैं, लेकिन अब केवल एक ही इंजन बचा है। देखिए, ये तो विपक्ष कुछ भी कह सकता है। आज देश के अंदर 2 विचारधारा के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है और एक कांग्रेस और उनके सहयोगी दल। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है विकास के मुद्दे पे, देश को सशक्त बनाने के लिए, देश के उत्थान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों को अच्छी आय देने के लिए। और वहीं दूसरे तरफ कांग्रेस और उनके सहयोगी दल है जो देश को बांटने की बात करते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। इस प्रकार से अनेक अपने परिवार को बढ़ाने की बात करते हैं, जनता को लूटने की बात करते हैं। तो यह देश की जनता देख रही है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अपने 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानती है। हर युवा, देश का युवा भारतीय जनता पार्टी मोदी परिवार है।
तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व करता है माननीय मोदी जी 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मान चुके हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबकी रक्षा, सबका सम्मान, सबका रफत जी, सुरक्षा, सबको रोजगार। रफत फातिमा जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप अमरदीप जी की बातों से? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो सुशासन की बात होती है, आप कहीं ना कहीं विकास की मुद्दे की बात करने लगते हैं, लेकिन जब मंचों से हम सुनते हैं तो मंचों से वही हिंदू मुस्लिम की बात सुनाई देती है, वही जातिगत बातें सुनाई देती हैं, जातिगत समीकरणों को साधने की बात, ध्रुवीकरण की बात, ये सारी चीजें सुनाई पड़ती हैं। रफत जी, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए आप। रफत जी, आपकी ऑडियो नहीं मिल पा रही, अनम्यूट कर जी लें। जी जी अनुराग जी, मैंने सुना आपको। जी और अमरदीप जी को भी मैंने सुना भी पूरा। जिस तरीके से अभी अमरदीप जी कह रहे थे कि पूरे देश को परिवार मानते हैं, मेरी समझ में नहीं आता वही परिवार, वही वही युवा, वही महिला जब इनसे कोई अपने अधिकार की बात करती है तब ये लाठियां क्यों चलाते हैं। आज जो है, जो काशी, वही काशी आस्था का प्रतीक है, भगवान शिव की धरती है, जहाँ पे 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी जब गए थे तो उन्होंने क्या कहा था, उनके वाक आज भी कान में गूंज रहे हैं कि उन्होंने कहा था माँ गंगा की मैं औलाद हूँ, मैं माँ गंगा की सफाई करने के लिए पुणे ने बहुत बड़े बड़े वादे करे। वो तो आज भी उन्होंने कहा, वो तो आज भी उन्होंने कहा। नहीं, वो यही तो वादे ही वादे करे, उन्होंने करा क्या है? आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो स्टेटमेंट भी याद होगा, जब उन्होंने कहा सच में सफाई करना ही चाहते हैं या करेंगे भी या करना चाहते भी हैं, यानी कि नियति नहीं है आपकी। आज भी 40% सीवर का पानी गंगा में जा रहा है, तो ये किस गंगा की बात कर रहे हैं, किस माँ गंगा की बात कर रहे हैं जिसका अपमान ही अपमान हो रहा है। आपने बात कर रहे थे वहां पे बड़े बड़े पोर्ट बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, वो कौन से पोर्ट बनाए हैं जरा हमें भी दिखे। हवाई बातों में नहीं आते हैं, जनता भी समझ चुकी है कि कहाँ पे पोर्ट बने, कहाँ पे आपने जो है जो योजनाओं का जिक्र था। एक इनका ये वादा था कि हम जो आदर्श ग्राम योजना के तहत लोगों को पानी, सड़क और जो रोजगार होगा, इससे आवास की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराएंगे। वो सब कहाँ है? जो इनके गोद लिए जो वहां पे गांव थे, उसकी जो हालत है, बदहाली में लोग जी रहे हैं। शौचालय की बात करते हैं, शौचालय कहाँ बनाए हैं? मतलब पूरी तरीके से आपने देश को पानी, सड़क, शौचालय हर के नाम पर ठगा है। आपने देश को दिया ही क्या है? आज शौचालय करते ठीक से लगता, उससे पहले 2014 से पहले दुनिया थी ही नहीं। इस तरीके से बताते लगता सब जो है ना। नहीं, लेकिन रफत जी, ये तो आप नहीं, रफत जी ये तो इत्तेफाक आप रखेंगे ना कम से कम कि गांवों में जो सूरत हाल है वो बदला है। अगर बात करें जाए, अगर जिस तरीके से आप पूछ रही, शौचालय की बात कर रही हैं, तो क्या शौचालय बने नहीं, इज्जत घर बने नहीं? क्योंकि मैंने तो खुद देखा है कि इज्जत घर बने हुए हैं, कई जगहों पर बने हैं, कई 8 करोड़ के आसपास ये इज्जत घर बनाए गए हैं। नहीं अनुराग जी, आपने ये भी देखा होगा फिर तो सुजानपुरा में किस तरीके से जो है जो शौचालय के नाम पे जो गड्ढे खुदे आज भी खुदे हुए, जो स्मृति ईरानी जी ने गोद दिया हुआ है गौ, तो वो भी आपने देखा होगा कि वहां की महिलाएं क्या कहती है, आज तक खेत पे जाना पड़ रहा है। और जो खेत में रेप हो रहा है, कैसे हो रहा है? शौचालय जाने वाली बच्ची जब शौचालय जाती है तो वहां रेप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं चीजें कहीं ना कहीं जस के तस हैं। कोई ऐसा हालात बदले नहीं है। जो ये बात करते हैं 70 साल में हमने क्या करा, हमने 70 साल में बहुत कुछ करा है। हमने 70 साल में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट दिए, हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल दिए, हमने बड़े बड़े जो जितनी भी योजनाएं, परियोजनाएं वो हमने दी है। लेकिन बात यहाँ होती है प्रोग्रेस की। आप विकास कहाँ पर ठहर जाता है? आप बताते हैं नोटबंदी करी, नोटबंदी से आपको क्या हासिल हो गया? जरा हमें उसके बारे में अमरदीप जी आप बताएं, क्या इन्होंने हासिल कर लिया है? ये कहते काला धन नहीं है, फिर बात बताते हैं कि हम टेम्पो में भर भर के जो है रुपया दिया जा रहा है। ये कहाँ से धन आ रहा है भाई? आप हमें जवाब तो देंगे ना इसका? नहीं, अमरदीप जी से सवाल हम नहीं, अमरदीप जी तो जवाब देंगे, लेकिन मुझे अमरदीप जी जवाब देंगे फातिमा जी, लेकिन एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूं कि अगर बीजेपी ने विकास कार्य नहीं किए हैं तो किस तरीके से विकास कार्य कांग्रेस करेगी? क्योंकि मैनिफेस्टो बहुत कुछ कह रहा है आपका। आप 1 लाख रुपए गरीबों को तब तक देंगे जब तक वो गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे। उसके बाद आप सरकारी नौकरी, आप गारंटी के साथ सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। 25 लाख रुपए का इलाज भी आप देने की बात कर रहे हैं, यानी आयुष्मान योजना 5 लाख की, उसे 25 लाख आप कर देंगे। किस तरीके से करेंगे? क्योंकि अगर देश में विकास नहीं हुआ, अगर विकास की बात के साथ साथ अगर पैसा देश में नहीं है तो कहां से आएगा? नहीं, आप ये बताइए कि अगर जो भी हम लोग का गठबंधन हुआ है उसमें एक
हमारी जैसे कि स्ट्रेटेजी बनी है, एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होते हैं जब हमारी सत्ता आएगी तो जाहिर है हम बैठ के उस पर विचार करेंगे। और विकास कांग्रेस ने ही किया है। आज जितना भी अगर कोई भी विकास हुआ तो कांग्रेस ने करा। उसके बाद 2014 से 10 साल की आप रिपोर्ट इनसे मांग लीजिए कि इन्होंने क्या मतलब करा आप है। ये मानती है ना कि मतलब आप ये मानती है कि सिर्फ कांग्रेस ने विकास कार्य किए हैं, और जो आपकी सहयोगी दल हैं इस वक्त अगर बात कर दी जाए, अगर सपा की बात कर दी जाए तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने विकास कार्य किए ही नहीं है केवल, यानी ये आप मानती इत्तेफाक रखती है कहीं ना कहीं? नहीं अनुराग जी, हम ये नहीं कहेंगे। जो सरकार आती कहीं ना कहीं उसको जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है। जनता कहाँ पे वोट देती है आपको? विकास के नाम पे ही आपने विकास के नाम पे लोगों को ठगेंगे तो जनता आपको कितने दिन देखेगी सरकार में? इनके भी बहुत सारे प्रधानमंत्री बिल्कुल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हीं ने सुशील क्या जी हमारे कितना साथ करा, हैं। बताइए ना रफत जी मैं जवाब जरूर लूंगा। सुशील जी हमारे साथ हैं। सुशील जी, आपने हमारे दोनों खास मेहमानों को अभी तक सुना है। सवाल सीधा सा था कि विकास कार्यों को लेकर जनता वोट करेगी या इस बार जिस तरीके से छोटे से इवेंट को बड़ा इवेंट बना देते हैं प्रधानमंत्री, और आज काशी में हमने देखा किस तरीके से तीसरी बार नॉमिनेशन किया, लेकिन फिर से वही जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश। कितना इत्तेफाक आपने दोनों मेहमानों को सुना है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, हमने दोनों को सुन लिया। सवाल ऐसा, इस बार जो ये वोट दिए जा रहे हैं या लोग देंगे, वो दो चीजों पे देंगे। एक तो हो गया कार्य जो पार्टी ने किया या डेवलपमेंट का जो कार्य है उस पे, और दूसरा चीज है जो मोदी जी जो उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, बाकी से उठा रहे हैं। जैसे उन्होंने राहुल गांधी का कहा कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने राहुल गांधी जी के बड़े तारीफ किए। मणिशंकर आयर जो कांग्रेस के बड़े नेता रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास बम है, हमें इज्जत करनी चाहिए। ये मुद्दे वगैरह जो जैसे मोदी जी ने उठाया, वो माइनॉरिटीज का सवाल देखो जी, अगर ये कांग्रेस आएगी तो 5% कोटा जो दे रही है माइनॉरिटीज को, वो SC ST वगैरह में कटेंगे। इसका भी एक बड़ा अपना जोर रहेगा। आप देख लीजिए, जैसे आज प्रधानमंत्री ने जो रोड शो किया, कल जो किया, या आज नामकरण अपने मंदिर गए, पार्टी से किए, उससे लोगों पे बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि मोदी जी डायरेक्ट लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। 5 लाख 8 लाख लोग आना, किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अब देखिए, मोदी जी कल पटना गए थे, वहां हरमिंदर साहब गए, तो एक समुदाय, सिख समुदाय है, वो खुश हो गया। और इसका जो असर है वो पंजाब में भी निकलेगा। इससे पहले कानपुर चले गए, कानपुर में भी उन्हें रोड शो कर दिया, बड़ा या लोगों का हुजूम आ गया। या उससे पहले अयोध्या गए। आप देखिए, इसमें देख लीजिए, ये खाली यूपी में इसका फायदा नहीं आ रहा, सारे हिंदुस्तान में आ रहा है। नहीं, लेकिन एक बात सुशील जी एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि जब विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि धरातल पर जो आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर चर्चा क्यों नहीं की जाती, क्योंकि जब भी चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को यह हार का डर सताता है, विपक्ष का यह आरोप है कि जब जब हार का डर सताने लगता है, क्योंकि 4 चरण हो चुके हैं और डर ये सताने लगता है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बाहर निकल आता है, कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच की आपसी रंजिश है उसको हवा देने की कोशिश की जाती है, कहीं ना कहीं मनमुटाव पैदा करने की कोशिश की जाती है, जातियों में बांटने की कोशिश की जाती है। आखिरकार बीजेपी के मंचों से इस तरीके की भाषा शैली का या इस तरीके के जो जातिगत समीकरण उनको साधने की कोशिश क्यों की जा रही? क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि पटना गए, पटना साहब में चले गए, कानपुर आए तो गुमटी गुरुद्वारे में उन्होंने मत्था टेक कर एक संदेश देने की कोशिश की, क्योंकि पंजाब में किसान बसते हैं और किसान इस वक्त देखा जाए तो किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन भी कर रखा था MSP को लेके, तो एक संदेश देने की कि मैं आपके साथ हूं। ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं क्या बीजेपी को इस बार डर है क्या? बीजेपी को बिल्कुल डर नहीं है। आप देख लीजिए, जो सारे हिंदुस्तान से रिपोर्ट आ रहे हैं, कहीं ऐसा ये चीज नहीं, नेगेटिव रिपोर्ट्स नहीं आ रहे हैं। देखो जी, बीजेपी या पीछे जा रही है, या बीजेपी के कैंडिडेट या ये आगे नहीं जा रहे हैं, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। आप देख लीजिए, जो आपने कह दिया कि जो बीजेपी उठा रहे हैं मुद्दे, या जो मुसलमानों के हो या बाकी चीजों का, पाकिस्तान का हो, लेकिन बीजेपी को फीड कौन करता है? बीजेपी को तो कांग्रेस ही देता है ये सारी चीजें। अगर कांग्रेस मैनिफेस्टो में ये नहीं आता है कि हम 5% या माइनॉरिटीज को देंगे, वो भी पहले भी उन्होंने तमिलनाडु वगैरह में बहुत कोशिश की, कर्नाटक में बहुत कोशिश की, 5% काट के, तो या SC ST कोटा में काट के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को देंगे। यही उन्होंने अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में दोहराया
ये जो बीजेपी को जो ये चीज मसले उछालता है, ये तो कि ये उसी से निकलते हैं जो कांग्रेस के अपने ये खोखलेपन पे या आ जाता है, एक्सपोज हो जाता है। नहीं तो आप देख लीजिए पाकिस्तान के फवाद खान जो पहले मंत्री थे, उसका वेलकम करना या उसको राहुल गांधी को या मजबूत करने का लोगों से अपील करना, ये दिखाता है कि ये कांग्रेस बीजेपी वही कर रहा है जो कांग्रेस में लगी नाज है। कुछ आप देख लीजिए जैसे हम कहते हैं। जी जी जी, रफत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुशील जी जी। आप देख लीजिए जैसे ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज वगैरह को बीजेपी साथ नहीं ले रहे हैं। सुशील जी आपके लिए रफत जी का सवाल है कुछ। सुशील जी सुशील जी ने मैनिफेस्टो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? जी हमने भाई पढ़ा, सारे देश ने पढ़ा। हाँ, आप बताएंगे किस नहीं कांग्रेस जो है ना उसको अपने तरीके से कह रहा है, हम मोदी कह रहे हैं सारे माइनॉरिटीज इंक्लूड वगैरह। सुशील जी एक मिनट, आप भी व्हाट्सएप ज्ञान पे आप प्राप्त कर रहे हैं या खुद पढ़ते हैं कुछ? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या खुद पढ़ते हैं? मेरी बात सुनिए, आपने कौन से पेज पे पढ़ा है कि इतने % हम मुस्लिम को दे रहे हैं? किस पेज पे बताइए, कौन से पेज नंबर पे? आप मुझे इतना भी इम्पोर्टेंट कि मैं पेज नंबर देखिए आपने कहाँ से सुना ये बात? आप ये बताइए। नहीं मैं देखो अगर मैं भी एक पत्रकार हूँ, अगर पहले पता होता है मैं घोषणा पत्र अपने सामने रखता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं भी कांग्रेस वगैरह कवर करता हूँ, बहुत 25-30 साल से मैं कांग्रेस कवर किया हुआ है। आप एक पैरा उसमें है पर्टिकुलरली क्या हम ये जब माइनॉरिटीज के उसमें उन्होंने नहीं दिखाया मुस्लिम माइनॉरिटीज, लेकिन जो कर्नाटका वगैरह में 2 बार 3 बार एक ही मसला उठाया जो कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया, वो उस टाइम का क्या था, वो भी तो ये था मुस्लिम को 5% कोटा देंगे। वही तो मैं पूछ, सिरे से खारिज करा गया है, सिरे से खारिज करा गया मणिशंकर जी का बयान को, हमारे प्लेटफॉर्म पे करा गया, हमारे शीर्ष नेतृत्व से करा गया, हमारे ट्वीट करके करा गया। कर्नाटका वगैरह में आपने ट्राई नहीं की मुस्लिम के लिए 5% कोटा देने के लिए? नहीं कि मोदी जी आज हिंदू मुसलमान कर रहे मंच से, लेकिन हिंदू मुसलमान पे कोई ना इसकी संज्ञान ले रहा है, ना कोई प्रबुद्ध आदमी बोल रहा है, ना प्रबुद्ध जन कोई बोल रहा है कि उन्होंने गलत कराई है। किस तरीके से जो है मन से आप बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से पोलराइज कर रहे हैं लोगों को? आपके अपने 10 साल के कामों में क्यों नहीं वोट मांग रहे? अच्छा बताओ जी, ये छोटे पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी को स्ट्रॉन्ग कर दो, पाकिस्तान का कांग्रेस का क्या कोई रिश्ता है पाकिस्तान के साथ? जो पाकिस्तान भी हमारे देश के इलेक्शन में सुशील जी अगर हम थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान को, सुशील जी अगर पाकिस्तान को थोड़ी देर के लिए हम अपने देश के चुनाव से बाहर कर दें, कांग्रेस नहीं करती अगर है, अगर हम टिकी रहती है। नहीं रफत जी देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान को हम बाहर कर दें और देश में ही रहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नहीं देखिए, क्योंकि देखिए अगर आरोप प्रत्यारोप की बात आएगी तो बीजेपी, देखिए सुशील जी अगर कह रहे हैं ना बीजेपी की तरफ से, अभी अमरदीप जी भी बोलेंगे कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है राहुल जी का, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसी तरीके से आप भी रफत जी आप भी बोलेंगे, आप भी यही बोलेंगे कि प्रधानमंत्री को क्या जरूरत थी पाकिस्तान अचानक पहुंच जाने की, वहां क्या बिरयानी खाने गए थे? तो देखिए ये सवाल, हम मुद्दे से डिरेल नहीं होते, हम इतने बेवकूफ नहीं है बैठ के हम मुद्दे से भटक जाए। नहीं देखिए, लेकिन ये जो मंचों से बड़े बड़े नेताओं ने बातें कही है ना, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, उस पर हम जिक्र कर रहे थे। मुझे सिर्फ इतना बताइए अमरदीप जी, मैं आपके पास पहुंचता हूं, आज जिस तरीके से नामांकन किया गया, जो मुद्दा हमारा है नामांकन को लेकर, नामांकन किया गया, 4 प्रस्तावक खास तौर से रखे गए, और हमने 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा, खास समाज, खास तबके, खास वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनते हैं, उनकी पार्टी चुनती है और 4 प्रस्तावक बनाए जाते हैं। पहले भी द्राविड़ और पहले भी निषाद लोगों को जोड़ा गया, यानी कि एक जाति विशेष के लोगों को जोड़कर संदेश देने की कोशिश की गई, एकता में अनेकता की बात जो हम लोग करते हैं, अनेकता में एकता, उस तरह का संदेश। आज जो 4 जोड़े गए, आज 4 प्रस्तावक, जिसमें से 1 ब्राह्मण, 2 ओबीसी और 1 दलित, यानी कि अगर हम बात करें तो पहले पंडित गणेश्वर शास्त्री, जिनको सभी जानते हैं, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त निकाला था अयोध्या राम मंदिर का। दूसरी तरफ बैजनाथ पटेल हैं ओबीसी समाज के, जिनके बारे में कहा जाता है सेवापुरी और वनिया कुर्मी पटेलों में इनकी पैठ मानी जाती। तीसरा आपके लालचंद कुशवाहा जी हैं, जो भी पीएम मोदी के प्रस्तावक के पुराने बीजेपी कार्यकर्ता हैं, और उसके अलावा संजय सोनकर दलित समाज में आते हैं, ये भी बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। 4 लोगों को जोड़कर क्या पूर्वांचल की 26 सीटें साधने की कोशिश की जा रही? क्या कहीं ना कहीं ये बात इसलिए ये 4 प्रस्तावक बनाए गए क्या?
अमरदीप जी, अमरदीप जी, अमरदीप जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो, जी जी। जो 4 प्रस्तावक बनाए गए, मैंने आवाज- उनका नाम लिया, उसकी वो सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे कि 4 प्रस्तावक ये क्यों चुने गए, किस लिए चुने गए? क्या चुनाव में इस बार टक्कर कड़ी मिल रही है इस वजह से चुने गए कि एक मैसेज दिया जाए? नहीं, देखिए, चुनाव में कोई टक्कर ही नहीं है क्योंकि विपक्ष का कोई आधार नहीं है। हम्म। आज ये जो 4 लोगों को चुना गया था, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम्म। और मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता का जो बयान सुन रहा था, रफरत जी का जो बयान सुन रहा था, शायद इनको पता होना चाहिए, इन्हीं के सहयोगी जो हिंदू मुस्लिम का टिंगड़ा भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ते हैं, तो पता होना चाहिए कांग्रेस के ही सहयोगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे साउथ के इनके सहयोगी हो, सनातन 109 करोड़ बहुसंख्यकों को नीचा दिखाने का कार्य, सनातन पर प्रहार करने का कार्य करते हैं, तब इनके पार्टी के लोग उसका खंडन नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम का दंगा, हिंदू मुस्लिम की बातें तो कांग्रेस के फितरत में रही है। जब जब कांग्रेस सत्ता में रही है, तब तब देश में हिंदू मुस्लिम यही सब करते हैं, क्योंकि इनको विकास की राजनीति आती नहीं है। जब तक कांग्रेस ने सत्ता पे राज किया, सिर्फ गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, और गरीबी कभी नहीं मिटाया। आज भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में गांव गांव तक बिजली, गांव गांव तक सड़क, महिलाओं को सम्मान, शौचालय, गरीबों को मकान, 80 करोड़ लोगों को राशन, युवाओं को रोजगार, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विकास की गंगा बह रही है। इनको हजम नहीं हो रहा है। आज ये बात करते हैं मैनिफेस्टो का, आज समाजवादी पार्टी का अलग है, इनका हाँ, अलग ये है। सवाल मैं पूछने वाला ही था अभी रफत जी से कि अगर आप इंडिया गठबंधन एक साथ हैं, सारी पार्टियां एक साथ हैं, तो आपके इंडिया गठबंधन का एक मैनिफेस्टो होना चाहिए था, ना कि सिर्फ अकेले अकेले आपकी पार्टी का अलग मैनिफेस्टो है, समाजवादी का अलग मैनिफेस्टो है, टीएमसी का अपनी अलग सोच है, उनका अलग मैनिफेस्टो है। ऐसा क्यों? हाँ, जाहिर सी बात है, सब दल ने अलग अलग ही अपने अपने एजेंडे होते हैं, उस हिसाब से मैनिफेस्टो बनता है। लेकिन बाद में जो कॉमन तरीके से जो चीजें जनता के बीच जाती हैं, वो एक मिल बैठ के, हमारे क्या कोई दो लोग जो छोटा भाई और मोटा भाई बना के जो है कोई चीज नहीं वो कर लेते हैं, कि खाली जो है 2 लोगों की मीटिंग होती है और बात हो जाती तो है। चुनाव के पहले जो मैनिफेस्टो बना है उसको कॉमन एजेंडा पे लेके आना चाहिए था। अमरदीप जी, आपके बीच में हम नहीं बोले, तो प्लीज चुप रहिए, तो बात करने दीजिए पूरी। तो इसलिए जो है हमारे क्या, सबको अधिकार है, सबको राइट्स है कि वो अपनी अपनी बात रखे, और सब आपस में मिलकर बैठ के जो आपसी जो वो होगी उस नहीं तो आपसी बातचीत होती कहाँ? नहीं, आपसी बातचीत, आपसी तालमेल है कहाँ? आपसी बातचीत, आपसी तालमेल कहाँ है? टीएमसी पश्चिम बंगाल में, रफत जी, टीएमसी पश्चिम बंगाल में सिर्फ आपको 2 सीटें दे रही थी कांग्रेस को, वो उसके अलावा आपको कुछ और नहीं मिल रहा था। पंजाब में आपको आपकी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, वो आपके साथ नहीं खड़ी है। तो ये किस तरीके का आप लोगों ने गठबंधन किया है जहां पर तालमेल ही नहीं बैठ रहा है हर किसी राज्य में? देखिए, जहां जहां बैठा वहां हम लोग जो लाइक माइंडेड लोग थे वो सब एक साथ खड़े हुए हैं। जो नहीं, जहाँ पे जो नई स्ट्रेटेजी बनी वो अपना अपना लड़ ले, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लोकतंत्र है, सबको अपना अधिकार है कहने का भी और सुनने का भी। और जहां तक हम अमरजीत जी की बात का हम जवाब देना चाह रहे हैं, 80 करोड़ राशन की भी बात हो रही थी, ये कौन से शर्म की बात लगती नहीं है आपको कि 80 करोड़ जनता हमारी जो है आत्मनिर्भर है, आप नहीं बना पा रहे, उनको राशन दे के आप झुंझुना पकड़ा रहे। 80 करोड़ जनता को राशन देने का मतलब आप समझते हैं कि हमारी जनता के हालात क्या है, देश की जनता के हालात क्या हो गए कि आपको 80 करोड़ जनता को जो है राशन देना पड़ रहा है। आज देश कहां से कहां पहुंच गया, लोग चांद पे जा रहे हैं। आज हम अभी भी 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं। और महिलाओं का सम्मान की बात हम कर लें, मणिपुर की महिलाएं, रफत जी, चांद पे तो हम भी पहुंच गए, चांद पे तो हम भी पहुंच गए, दक्षिणी ध्रुव पर। इसी जी बिल्कुल बिल्कुल, वही तो शर्म की बात है कि हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं। मतलब दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया, ये शर्म की बात है? दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहुंच गया, पहला देश ऐसा है, वो शर्म की बात है क्या? 80 करोड़ को राशन देने की बात तो मैनिपुलेट मत करिए, बात तो सुनिए पूरा। 80 करोड़ जनता को राशन देने की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। किस तरीके से गर्व की बात हो सकती है ये, जब हम चांद पे पहुंचे जा रहे हैं? तो ये गर्व की बात नहीं है, ये मेरे लिए शर्म की बात है कि आप आत्मनिर्भर नहीं बना पा रहे, लोगों को मजबूर कर रहे हैं आत्महत्या करने के लिए, कि रोजगार न देके लोग आर्थिक तंगी से जूझ के आत्महत्या करे ले रहे हैं। और महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। मणिपुर की महिलाएं कौन है भाई? मणिपुर की महिलाएं नहीं लगती आपको? सम्मानित लायक नहीं लगती है? देश की महिलाएं नहीं है वो, कहाँ की महिलाएं?
और संदेश खाली के बारे में क्या विचार है? संदेश खाली के बारे में क्या कहेंगे रफत जी? संदेश खाली, रफत जी संदेश खाली के बारे में। महिला पहलवान दिल्ली में वहां का भी वीडियो आया है, किस तरीके से एक झूठा वीडियो जो बना के एक महिला को जो है वो भी अपमानित करा गया है कि वो कह रही मेरे साथ रेप नहीं हुआ, उसको जो है कहा गया रेप हुआ। ये तो बहुत ही ज्यादा अपमान करने वाला वीडियो सामने आ रहा है, जिस तरीके से महिलाओं को आप अपमानित कर रहे हैं। क्यों अमरदीप जी जवाब दीजिए। अमरदीप जी जवाब करें महिलाओं का। जी बिल्कुल, अमरदीप जी जवाब दीजिए। एक बात और जी जी, महिला पहलवान कौन है हमारी? वो महिला सम्मान के लायक नहीं है क्या? जिनको ब्रजभूषण सिंह के बेटे को टिकट दिया जा रहा है, वो महिलाएं कौन है भाई? देश की महिलाओं को आपको सम्मान देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अमरदीप जी जवाब दीजिए, करण भूषण को टिकट क्यों दिया गया? बिल्कुल, पहले मैं जवाब दे रहा हूँ। जो 80 करोड़ राशन देने की बात कर रहे हैं, आज भारत के अंदर अनाज पैदा हो रहा है, कभी दे पा रहे हैं। अरे सुनिए, देखिए सुन लीजिए, 80 करोड़ जनता को राशन तब मिल पा रहा है, आज जो है 5 करोड़ तक इलाज मुफ्त तब मिल पा रहा है जब हमारे पास पैसा है, हमारे पास अनाज है, अनाज है। अरे सुन लीजिए, अरे भाई आपके बीच में नहीं बोले थे ना, विकास की बात करते हैं, विकास में भी आते हैं, एक एक चीज के विकास करते हैं। यही कांग्रेस का सरकार में ऐसे तो सड़क नहीं था, गांव गांव में बिजली नहीं थी, आज गांव गांव में बिजली है, सड़क है, पानी है, हर घर से नल आ रहा है, स्वच्छ पानी आ रहा है। सारा जहां इनको ठंडा लग रहा है। अरे भाई सुनिए ना, फिर आपको नहीं बोलने देंगे। अरे कांग्रेसियों की फितरत ही रही है लोगों में गरीबी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आज 20 करोड़ लोग भारत में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। ये बात इनको पता नहीं है, ये बात 1.25 लाख इनको पता नहीं है। कांग्रेस की सरकार में दंगे होते थे, कांग्रेस की सरकार में सिर्फ दंगे होते थे, अपराध होता था, बम ब्लास्ट होता था। अरे सुन लीजिए, बम ब्लास्ट होता था, आप भूल गए आपकी सरकार में बम ब्लास्ट होता था। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक मिनट। अच्छा सुनिए, मुझे अमरदीप जी रफत जी, देखिए इस तरह से लड़ते रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं। देखिए एक एक करके सवाल पूछ लीजिए, एक एक करके जवाब दे दीजिए। तो महिलाओं पे सवाल था, अमरदीप जी उसके जवाब दे। जी अमरदीप जी, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। अमरदीप जी, ब्रजभूषण शरण सिंह आपने उनको टिकट नहीं दे सकते थे क्योंकि कहीं ना कहीं इज्जत बचानी थी, उनके बेटे को क्यों दिया गया, ये सवाल है। नहीं देखिए, आप बता दीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह पर कितने केस हुए, कितने साबित कर पाए, ये देश की जनता ने देखा है। ऐसा तो नहीं है कि जो ठाकुर बाहुल्य राजपूत बाहुल्य जो वहां पर जाति है, उसका वहां पर वर्चस्व है ब्रजभूषण जी का, कहीं ना कहीं इसको देखते हुए कहीं ना कहीं आसाधने के लिए तो नहीं ये किया गया कि कहीं ना कहीं हाथ से ये वोटर्स निकल जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो परिवार है, उनके बेटे हैं, ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, कांग्रेस के नेताओं की तरह, राहुल गांधी जी की तरह नहीं। परिवारवाद की बात नहीं करते, परिवारवाद की बात करने वाले परिवारवाद ये नहीं वायनाड तो इधर भाग के आ गए, वायनाड तो इधर भाग रहे, अरे वायनाड बिहार है, गुजरात से बाहर के जो बनारस आ गया हो उसकी बात नहीं करेंगे। अच्छा जातिगत नहीं जातिगत समीकरणों की बात करें, परिवारवाद देखिए, परिवारवाद की बात अगर किनारे कर दें। अनुराग जी इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। रफत जी आराम से सुन लीजिए। नहीं तो आप राहुल जी पे टिप्पणी नहीं करेंगे। राहुल जी तो रफत जी ऐसे तो आप भी मोटा भाई और छोटा भाई ऐसे कर रही हैं। अभी आपने भी पीएम मोदी और अमित शाह पे निशाना साधा था, अब वो भी नेता है बीजेपी के। मोदी को कहा, छोटा भाई हमने उनको कहा, आपको कैसे लगा हमने अमित शाह जी को कहा? देखिए मोटा भाई किसको कहते हैं? ये तो आप कह रहे। देखिए शब्दों के साथ खेलना आपको आता है, शब्दों के साथ खेलना हम जैसे लोगों को भी आता है, पत्रकार हम भी हैं, हमारे साथ सुशील जी भी है, हम लोग भी खेल लेते हैं। जी अनुराग जी, यही राहुल गांधी है, अमेठी की धरती पर आके कहते हैं उत्तर प्रदेश का युवा नशेड़ी हो गया, उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है, उत्तर प्रदेश का वो भी वाराणसी की धरती पे, वाराणसी की धरती पे यही उत्तर प्रदेश में आके कहते हैं उत्तर प्रदेश का युवा नशेड़ी हो गया है। अरे आप अपने गिरहवान में झांक के देखिए, आप अच्छा एक चीज बताइए अमरदीप जी, वायनाड में भी हार रहे हैं। अमरदीप जी वायनाड को छोड़िए, अभी पूर्वांचल अभी हमारा बाकी है, पूर्वांचल की बात कर लेते हैं। जब बात परिवारवाद को किनारे कर दें थोड़ी देर के लिए, आप हिंदू मुसलमान को किनारे कर दें,
आपने ब्रजभूषण शरण सिंह को भी किनारे कर दीजिए। सभी जानते हैं कि देखिए राजनीति में जातिगत समीकरण साधने की सभी कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है। पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी हो रही है, पिछले 2 बार से भी हो चुकी है। और 2 बार जिस तरीके से प्रस्तावक बनाए गए थे पीएम मोदी के, वो कहीं ना कहीं जो आंकड़े लगाए गए, जो दिमाग लगाया गया था, जो प्लानिंग थी, वो फिट बैठी थी। इस बार भी वही किया गया है। इस बार भी अगर हम देखें तो वाराणसी की अगर बात करें तो ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो 3 लाख से ज्यादा है और 2.5 लाख से अधिक गैर यादव ओबीसी और 2 लाख कुर्मी वोटर्स वहां पर हैं वाराणसी में। कहीं ऐसा तो नहीं इनको साधने की कोशिश की गई है? क्योंकि अगर पूर्वांचल की 26 सीटों को हम देखें अमरदीप जी, तो 26 सीटें जो हैं यूपी की ही 32% आबादी जो है वो पूर्वांचल में रहती है और पिछड़ा इलाका माना जाता है। किसानों की यहाँ निर्णायक भूमिका रहती है। ऐसे में यहाँ की अगर बात कर लें, जो जातिगत की बात करते हैं अमरदीप जी, राजभर, निषाद और चौहान, इन जातियों का यहाँ पर बोलबाला है। तो पूर्वांचल में जो सीटें आती ना, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, गोरखपुर, कुशीनगर इत्यादि, यहाँ पर ये राजभर, निषाद और चौहान जाति का बोलबाला, क्या इनको साधने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप? अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी नीतियां जन जन तक पहुंची है, चाहे वह किसी जात का रहा हो, किसी धर्म का रहा हो, किसी मजहब का रहा हो। इसी के आधार पर जो एक एक जनता को जो भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी नीतियां पहुंची हैं, उसी के आधार पर आज हम कह रहे हैं कि मोदी जी वाराणसी से 10 लाख वोट से विजयी होने जा रहे हैं। कांग्रेस का जमानत जब्त हो जाएगा इस बार। फातिमा जी, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी? फातिमा जी तो कभी बनारस गई ही नहीं है। 10 सालों में बनारस किस प्रकार से पूरा बदला है। सुशील जी, क्या लगता है आपको? क्योंकि जिस तरीके से हमारे मेहमान जो है वो आपस में टकरा रहे हैं और बार बार ये बात हो रही है कि कांग्रेस जो है या इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो इस बार वाराणसी खास तौर से देखा जाए तो वहां पर उनके लिए कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि वहां पर कह रहे हैं कि मोदी के सामने कोई टिकेगा नहीं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जातिगत आधार की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो सबका निशाना पूर्वांचल पर ही है, सबका निशाना जातिगत आधार पर ही है। राजभर, निषाद, चौहान और कुर्मी, गैर यादव, ओबीसी, इन सबको रिझाने की कोशिश की गई है। आपको नहीं लगता कि ये बात सही है? ये देख लीजिए, ये इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में ये चीजें होने हैं कि आप देखिए, हर एक, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर एक में एक सेल होती है जो ये हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, कितने कुर्मी है, कितने लोथ्स है, कितने ओबीसी वगैरह। हर एक पार्टी अपने जो कैंडिडेट उतारती है वो कैलकुलेशन के साथ हिसाब से ही उतारती है। अगर ये चीज नहीं देखेंगे तो फिर पार्टी को तो कैंडिडेट जीतेंगे नहीं। आप देखिए केसरगंज में जैसे ब्रजभूषण जी का बेटा कर्ण भूषण को इन्होंने खड़ा कर दिया कि ब्रजभूषण की भी एक वहां जबरदस्त पकड़ है केसरगंज में। अगर हो सकता है किसी और को देखते ना जीत पाता, लेकिन जब बीजेपी ये कह रहे कि हमें 400 पार करना है, इन चीजों में तो उनको इंडल्ज करना है। ये चीज नहीं कि हाथ में हाथ रख के बैठे कि नहीं जी हम ये समाजवादी, हम ये चीज है कि हमको ये ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारा इलेक्शन न चले। इनको ये काम करने हैं। अगर 400 पार करना, कुछ भी इधर उधर करके, चाहे कुर्मी वोटर्स ये हो या कि किसी एक पर्टिकुलर जाति को एक्सपोज करना हो, बाइस करना, ये चीजें होनी है। आप देख लीजिए, जो आप कह रहे हैं वाराणसी का मोदी जी के मुकाबले में कोई खड़ा हो नहीं पाएगा। इवन अगर मैं करो, राहुल गांधी जी ने परसों उनको ललकारा था, आप मेरे साथ डिबेट करो अकेले में। अगर राहुल गांधी में इतना दम होता, वही मोदी के सामने खड़ा होता वाराणसी से, पता चलता है कौन कितने पानी में। वो भी नहीं किया। इतना कैंडिडेट इनका स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, किसको बलि पे का बकरिया बना के वहां पर रख दिया, खड़ा कर दिया। जो आप देख लीजिए, कल जो मोदी के सामने जो लोग आए थे रोड शो में, हर एक कितना ये उससे प्रभावित होता है। और ये लोग जो नजदीक से मोदी जी लोगों को नमस्ते करते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये डायरेक्ट कनेक्ट उनके साथ होता है। आप देख लीजिए, जितने लोग आते हैं उसमें कम से कम 80% लोग होते हैं जो वोटर के जिसमें रूप में कोई कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए वाराणसी में भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है मोदी जी का। और दूसरा देखिए, जैसे अपना ये रावत जी कह रही थी, देखो जी डेवलपमेंट में नहीं हुआ, ये नहीं हुई। अगर वो मसला होता, डबल सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, फिर मोदी जी या योगी जी का कोई लोग आते नहीं, या कोई डेवलपमेंट का नाम नहीं लेता है, उनको वोट नहीं देता। आप देखिए, मेन 3 चीजें, बिजली, सड़क, पानी,
किसानों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, ट्यूबवेल चलाने में पावर नहीं आता था 8-10 घंटा। बच्चे यूपी में कैंडल में पढ़ते थे, मोमबत्ती के नीचे पढ़ते थे, आज उनको 24 घंटा पावर मिल रहा है। रोड सड़कें इतनी बन गई, पानी मिल रहा है लोगों को, या भव्य मंदिर मिल रहे हैं, भव्य रेलवे स्टेशन मिल रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए नए बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, IIMs बन रहे हैं। इससे ज्यादा क्या हुआ, ये सारा जितना कि लोग आजकल जो वोटर है वो ये नहीं है कि किसी के बहकावे में आएगा। रफत जी, हम कहेंगे रफत जी, सुशील जी की बात आपने सुनी? जी जी, रफत जी, आपने सुशील जी की बात सुनी? सुशील जी ने आपको बिल्कुल, पॉइंट टू अनुराग पॉइंट जी, गिनाया है किस तरह का विकास हुआ, कितने तरीके का विकास? बहुत ही जो है, जी। हम बहुत ही गौर से सुन रहे थे कि किसानों की बात हम अभी कर रहे थे। किसानों के जो अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जब दिल्ली बॉर्डर पर जाता है तो वहां किस तरीके से बैरिकेडिंग लगाई लेकिन जाती केवल है, पंजाब कीलें का लगवाई किसान, जाती केवल है। पंजाब का किसान, खास तौर से पंजाब नहीं, और हरियाणा। कहा था? और वो भी नहीं, इस बार ये एक से मिनट, आप सुशील पार्टी जी, के सुशील जी, इस एक मदद से आए मिनट, थे। सुशील जी, एक मिनट। सिर्फ आप देश के किसानों को भी क्या बांट देंगे कि पंजाब का किसान, नहीं, यूपी वो का किसान, हो गया यहाँ का ऐसे ही। किसान, वहाँ पंजाब का में किसान, आप तो बता दीजिए, आप वोट आपके किस अधिकार से मांग रहे आप हैं बता रफत भाई? जी, आप यूपी वोट से कोई किसानों से किसान क्यों आया मांग रहे हैं जब आप किसानों आप को भी बता बंटवारा दीजिए, करे दे रहे हैं? अभी आप तो बता बात दीजिए का कि बंटवारे आप में बता अब दीजिए, यूपी किसानों से को भी कोई बांट दिया, किसान आया चलिए था, OPT। साउथ से कोई किसान आया था? आपके हिसाब से किसान खालिस्तानी हो जाता है, पाकिस्तानी हो नहीं जाता है? नहीं नहीं कोई नहीं, अपने देखिए अधिकार देखिए की बात देखिए करता है देखिए, तो रफत जी, कोई आप बता खालिस्तानी आ जाता है। देखिए इस बार रफत जी, पंजाब रफत से जी, किसान आया था, यूपी रफत से जी, कोई आया था, बदला से, किसानों गुजरात से, वोट भी किसी जगह से आया था? उनके ऊपर इल्जाम भी लगाएंगे कि वो किसी से प्रेरित है, इससे वो सड़कों पे आए। जब वो अपने अधिकार की बात करें, क्यों नहीं बात करी जा सकती रफत है? जी, बात ये हो रही है, रफत जी, बात रफत जी, बात सुनिए, बात ये हो रही है कि अगर किसान आया, MSP के लिए निकल कर सड़क पे आया, उसने आंदोलन किया, क्या वहां पर सारे किसान थे? मुद्दा ये है, सारे किसानों का मुद्दा ये सहयोग नहीं वहां है, पर था? मुद्दा ये नहीं है, क्या एक किसान पंजाब भी, केवल कोई पंजाब भी। का किसान, हरियाणा का किसान अनुराग ही जी, एक परेशान है, मिनट। उत्तर प्रदेश का किसान नहीं है? उत्तर अनुराग प्रदेश का जी, किसान नहीं, क्यों कह रहा है, उत्तर प्रदेश का किसान क्यों कह रहा है, प्रतापगढ़ फरुखाबाद यहाँ का किसान क्यों कह रहा है कि बिजली हमें मिल रही है? तो मर्सिडीज गाड़ी में आए थे, एयर कंडीशनर लेके आए थे, कैबिनेट में आए थे, ये थे ये किसान कौन है जो हमर गाड़ियों में आ रहा है, कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहा है, जो एसी वाली, जो एसी के तंबू लगा रहा है? करोड़ करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ियां थी। आप ही लोग बोल लीजिए। अनुराग जी, मेरा एक सवाल है। हम चुप रहते हैं, आप लोग बोलिए, हम चुप रहते हैं। नहीं रफत जी, सवाल तो पूछना नहीं, लाजमी है ना। बिल्कुल ये नहीं, कौन सा सवाल आप कर रहे हैं? आप सुशील जी को भी बुलवा रहे हैं, आप भी बोले जा रहे हैं, ये किस तरह का सवाल हो रहा है? आप जवाब लेना नहीं पसंद करते हैं? आप सुशील जी को कांग्रेस प्रवक्ता या बीजेपी प्रवक्ता क्या है? रफत जी, मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड लेवल पर वो चीजें देखते हैं। मैं कांग्रेस के गुण रहा हूँ। नहीं, आप किसी के गुण लगाइए, आपको तो निष्पक्ष होकर बात करना चाहिए। आप अरे वो निष्पक्ष ही बात कर रहे हैं। सुनिए, सुशील जी जो है ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। सुशील जी, आपसे सवाल नहीं करा, पता है कौन ग्राउंड पर काम कर रहा है? आप तो एसी पे बैठ के ग्राउंड ही पे काम कर रहे हैं, वो तो सबको पता है कौन ग्राउंड पे काम कर रहा है। वैसे रफत जी, एक बात, रफत जी, है। एक मिनट रफत जी, मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए कि जब नहीं, तो कोई आप एक जवाब नहीं, अनुराग जी पहले मेरी बात सुनिए। जी, जी। आपने सवाल अगर सवाल करते हो तो बीच में बोला मत करिए, जवाब पूरा लिया भी करिए प्लीज। ये हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि सिर्फ बीच में कोई नहीं बोला करे। सुशील जी ने अपनी बात करी, नाम भी बीच में ले लीजिए ना, फिर नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं, एक मिनट, सुशील जी एक मिनट, सुशील जी एक मिनट, सुशील जी एक मिनट, सुशील जी सुशील जी एक मिनट, सुशील जी एक मिनट। कि किसानों की बात करी, जवाब लेने का भी थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, या खुद बोलते ही जाएंगे। नहीं रफत जी, चलिए जवाब दीजिए, रफत जी जवाब दीजिए। इस तरीके से मैं डिबेट बिल्कुल आते ही नहीं है ऐसी डिबेट में, जिस तरीके से इस तरीके से बात होती है। रफत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हर जगह भाग जाते हैं फिर। रफत जी, नहीं तो आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों नहीं रफत जी, रफत जी एक मिनट मेरी बात सुनेंगे? रफत जी मेरी बात सुन लीजिए। देखिए यहाँ नाराजगी की बात नहीं है डिबेट में, नहीं रफत जी मेरी बात सुन लीजिए। आपने हम्बल रिक्वेस्ट करी, मैं भी कह रहा हूं। रफत जी देखिए, एक सबसे बड़ी परेशानी का सबब जो है वो आजकल कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहा है। सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है ये आपके जो मुखिया है ना, जो आपके शहजादे हैं, जो आपके युवराज हैं, राहुल गांधी जी जो आपके नेता हैं, जो आपके नेता, सुन तो लीजिए, जो आपके नेता हैं राहुल गांधी जी, अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। जो राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी जो हैं, रफत जी बात सुनिए, मर्यादा की बात जब आ रही है तो आपके राहुल गांधी जो नेता हैं, जाने माने नेता हैं, वो मंचों से खड़े होकर पत्रकारों के ऊपर इस तरीके की बातें करते हैं।
और कानपुर में भी परसों उन्होंने जबरदस्त पत्रकारों को नहीं, जाए नहीं, या सुशील जी रफत जी चली गई हैं, हमारे साथ नहीं है, मौजूद नहीं है। तो कुल मिला के देखिए सवाल यही है कि सवाल यही है, कानपुर में उन्होंने जबरदस्त ये पत्रकारों के बाद मीडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया कि इनको अडानी पालता है, इनको अंबानी पालता है, इनके बेचारों के घर कैसे चलेंगे, जो यहाँ देखते हैं उल्टा छाप देते हैं। ये तो बिल्कुल घटिया सुशील जी मेरा छोटा सवाल, है। सुशील जी मेरा सवाल यही रफत जी से होना था। मैं सवाल रफत जी से यही पूछने जा रहा था कि जिस तरीके से रफत जी ने अभी कहा, आपके विषय में कहा कि सवाल आप पूछ रहे हैं ग्राउंड लेवल पे क्या काम कर रहे हैं, एसी में बैठ के आप काम करते हैं। मैं सवाल यही पूछने जा रहा था कि क्या कांग्रेस पार्टी ने ये जिम्मेदारी ले ली है पूरी तरीके से कि पत्रकारों के विषय में वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। उनके मंचों से उनके नेता इस तरीके की बातें करते हैं, मीडिया कर्मियों के लिए बात करते हैं, पत्रकारों के लिए बात करते हैं, यानी पत्रकारों को बिकाऊ बता देते हैं, एक तरह से उनको मजबूर बता देते हैं। क्या ये शोभा देता है? और जब सवाल किए जाते हैं, जब कटाक्ष किए जाते हैं, टिप्पणी की जाती है डिबेट में, तो वो इस तरीके का रिएक्शन देते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। अंकुर जी, ये आपके चैनल के साथ ही नहीं है, कांग्रेस प्रवक्ता जो है ना आजकल बड़े बोखलापन में आगे, जिस भी चैनल पे जाते हैं ये आधे रास्ते से ही छोड़ के भाग जाते हैं। और अमरदीप जी, पत्रकारों की भी अपनी ये है कि लाइन है। जी आप जी, देखिए अनुराग कांग्रेस जी, की किस चीज पे आप तारीफ करेंगे? क्या अमरदीप जी, कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने कौन सा ऐसा जी, जी। कारनामा किया कि हम उसको जी उछाल जी जी, लेंगे? सुशील अब जी, देख लीजिए उनके अनुराग 3-4 अनुराग जी, मुद्दे मैं इस पे जवाब अंबानी, देना चाहता अडानी। हूँ। जी जी जी, अमरदीप जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप राहुल गांधी से इससे ज्यादा अपेक्षा और क्या कर सकते हैं? जो भारत के प्रधानमंत्री को चोर कहता है और पत्रकारों को कहता है बिके हुए हैं और ईडी को कहता है बिके हुए हैं, मतलब जो सरकारी संस्थाएं हैं, आज चुनाव आयोग को कह रहे हैं चुनाव आयोग बिका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, पत्रकार सारे बिके हुए हैं। तो इस प्रकार से जो भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी जी करते हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि अगर राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो देश की दशा और दिशा किस दिशा कैसी होगी? नहीं इसकी अमरदीप जी, परिकल्पना नहीं की जा सकती है। अमरदीप जी, बात यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर जैसे मान लीजिए, अब सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट की आपने बात करी, सुप्रीम कोर्ट को अगर ये बता देते हैं गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो साथी हैं अरविंद केजरीवाल, उनको फिलहाल अंतरिम जमानत दे रखी है, तो अभी क्या सुप्रीम कोर्ट गलत है क्या? जब वही सुप्रीम बात कोर्ट है इनके ना। अधिकार की बात कर देता है, इनके हक की बात कर देता है, और जो सत्ताधारी दल है यानी आपका जो बीजेपी पार्टी है उसको कहीं ना कहीं नकेल कसता है, तब इनको सुप्रीम कोर्ट सही लगता है, न्यायालय सही लगता है। देखिए, जब चंडीगढ़ में मेयर का मसला चला, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने मेयर को बहाल कर दिया, इनके मेयर को, आपके मेयर को, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट सबसे बढ़िया था। जिस टाइम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के गुणगान किए, उन्होंने मिठाइयां बांटी गई। लेकिन जब इनका अपना ये मसला आता, उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट की ये उठा देते मसला, उसका उठा। आप देखिए राहुल गांधी जी का कैरेक्टर देख लीजिए, या ये देखिए, जो एक बड़ी पार्टी के नेता है और ऊपर से कहता है मोदी जी को, ये कहता है चलें आप मेरे से ये कर लो, डिबेट कर लो इकलौते में। अरे अगर आप डिबेट या मोदी जी के साथ करोगे या करोगे वार्ता, एक ही चीज होगा, अडानी अंबानी और ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन हटा रहे हो आप लोग। अरे अभी दूसरा बताइए, इतना ये बड़ी पार्टी का नेता फिर कहेगा मोदी 5-4 सुशील जी, अडानी अंबानी तो टाटा। सुशील जी, अडानी अंबानी तो सेकेंडरी चीज है। अभी रफत जी हमारे साथ थे, हमने उनसे सवाल सीधा पूछा, सीधा सवाल मैंने पूछने की कोशिश की कि भाई आपके कांग्रेस के जो शहजादे कहलाए जाते हैं, युवराज कहलाए जाते हैं, जो पार्टी के इतने बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो पत्रकारों पर टिप्पणी करते हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी भाषा शैली बड़ी अजीबोगरीब होती है। क्या ये सवाल मेरा पूछना गलत था? ये बता दीजिए मुझे। आप देखिए अनुराग जी, आप बिल्कुल करेक्ट है। आपने अगर शहजादे का वर्ड यूज किया, गलत नहीं है। आप देखिए उसका पार्टनर जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, फिर उसकी दादी प्रधानमंत्री थे, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, माता जी सुपर प्रधानमंत्री थी। तो शहजादा तो है ही जो बड़े परिवार में पैदा हो गया, इसमें कौन सी गलत बात है? इनको बुरा लग रहा है उस चीज का। लेकिन ओवरऑल क्या चीज है, आपने भी अच्छा बोला कि ये उस पर बता दो, इनके चीजों पे ये उस चीज में बोलेंगे, इनको जहां लग रहा है कि हम कॉर्नर हो गए, उसे में ये मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। कमाल की बात तो यही है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता आते हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर हम उनकी तरफ से कह दें, अगर वो कह दें कि अगर उनकी पार्टी के उनके सहयोगी दल के लोग हैं, जैसे शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि जैसे औरंगजेब की कब्र खुदी है, वैसे हम पीएम मोदी और अमित शाह की कब्र खोद देंगे इस बार, यानी उनको भी जमीन में गाड़ देंगे।
इस तरीके की भाषा शैली जब तक होगी तब तक सही है। जब आप देश के एक प्रधानमंत्री जो बुजुर्ग हैं, एक तरह से देखा जाए, थोड़ा सा अगर देखा जाए उस तरफ, तो उनके बारे में भाषा शैली की इस बार गारंटी ले लो मोदी नहीं आएगा, तो क्या ये भाषा शैली सही है? जी टाटा भाई भाई, टाटा भाई भाई। अनुराग जी, जी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद के घर पे 400 करोड़ का कैश बरामद होता है, तब उस समय कांग्रेस पार्टी मौन रहती है। उनके सहयोगी आज शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल में थे, अभी बेल पे बाहर आए हैं, तब कांग्रेस नहीं बोलती है। आज महाराष्ट्र में आप देख रहे थे जिस प्रकार से उनके सहयोगी जहर उगलने का कार्य कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के लिए किस प्रकार से उलूल जुलूल बयान देते हैं, तब कांग्रेस पार्टी मौन रहती है। सनातन को 109 करोड़ बहुसंख्यक समाज के इज्जत आबरू को लूटने का कार्य करते हैं, सनातन पर प्रहार करते हैं, तब कांग्रेस पार्टी मौन रहती है। इसका जवाब कौन देगा? अमरदीप जी, इसका जवाब तो पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को ही देना, लेकिन वो तो नाराज होकर चलेगी। फिलहाल आप मुझे ये बता दीजिए कि पिछले चुनावों में, हम वापस आ जाते हैं पूर्वांचल की तरफ, थोड़ा सा रुक कर लेते हैं। पिछले चुनावों की अगर हम बात कर लें तो पिछले चुनावों में 4 सीटें ऐसी थीं जहां पर बीजेपी को शिकस्त मिली थी, आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर और घोसी। इस बार क्या प्लानिंग है? क्योंकि ये पूर्वांचल की जब हम बात करते हैं तो समीकरण बहुत है, कॉकटेल है पूर्वांचल में, और पिछड़ी एक तरह से पिछला इलाका जब होता है तो पिछला इलाके में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बिरादरी फर्स्ट, दल सेकंड, और उसके बाद मुद्दा जो होता है वो सबसे लास्ट में आता है। आखिर इस तरह से मुद्दों की जब बात लास्ट में होती है और सबसे बड़ी बात बिरादरी की बात आती है, तो ऐसा तो नहीं है, क्या समीकरण बनाएंगे आपकी बिरादरी को, या जातिगत समीकरण है जो जिस तरह से चार प्रस्तावकों को रख के आपने साधा है, क्या लगता है कि इस बार ये जो 4 सीटें हमको नहीं मिली वो इस बार मिल पाएंगी आपको? बिल्कुल 100% दावे के साथ कह रहे हैं। जो 4 सीटें पूर्वांचल में गई थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ रही है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी जो नीतियां हैं वो सबको मिली है, चाहे वो किसी भी जात का, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे सिख समाज का हो। तो आज पूर्वांचल की जनता ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी नीतियां एक एक जनमानस तक पहुंची है, एक एक घर तक पहुंचा है। और जनता को यही चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को सुरक्षा चाहिए, जनता को सम्मान चाहिए। नहीं, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ये किस आधार पे बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो आपकी जो जनवादी पार्टी जो आपके सहयोगी दल है, उसके बाद अगर हम बात कर लें इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ चुकी है, अपना दल कमेरावादी छोड़ चुकी है, लेकिन सोनेलाल जो दल आपके साथ है गठबंधन एनडीए के साथ, क्या उसके दम पे आप ये बात कह रहे हैं कि पूर्वांचल में कहीं ना कहीं हम सेंध लगा देंगे और जातिगत जो समीकरण है उनको भी हम साध लेंगे? देखिए, हमारे जो भी सहयोगी है, चाहे कोई छोटा सहयोगी हो, चाहे कोई बड़ा सहयोगी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देश के अंदर खासतौर पूर्वांचल की अगर हम बात कर रहे हैं तो पूर्वांचल में रहने वाला, चाहे वह जनरल कास्ट का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, या दलित हो, या मुस्लिम समाज का लोग है, सबको हम लोग जो है मिलाकर चल रहे हैं, सबको जो है साधने का प्रयास किया है भारतीय जनता। बिल्कुल सुशील जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं आपसे लूंगा क्योंकि वक्त का तकाजा है कि अब हमें रुखसती लेनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मैं क्लोजिंग से आपसे स्टेटमेंट चाहूंगा। जिस तरीके से पूर्वांचल की हम बात करते हैं वहां पर जातियों का, यानी कि जो जातिगत समीकरण है उनका कॉकटेल है, और सबसे बड़ी बात है कि एम फैक्टर सबसे बड़ी बात मायने रखता है। क्या एम फैक्टर की अगर हम बात करें, एम फैक्टर यहां पर मायने रखेगा? क्योंकि एम फैक्टर की बात हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय जो है वो बहुत ही कम बीजेपी के साथ जाता है। देखिए, इसमें एम फैक्टर तो रहा, लेकिन एक चीज है, जो आज से 30-40 साल पहले का जो ये माहौल था, उस टाइम ये लगता है कि जिस पार्टी को एम सपोर्ट करेगा वही पार्टी आगे जाएगी, इवन वो सेंटर तक भी जाएगी। लेकिन ये जो हमने देख लिया कि अब आजकल माहौल वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया, क्योंकि जो कुछ 2-3 साल से घटनाएं देश में घटी, चाहे किसी ने सनातन के खिलाफ मुंह खोला, या किसी ने सनातन को या धमकाया, उससे क्या देश का जो वातावरण है वो चेंज हो गया। अब क्या हो गया, जैसे पहले एक कम्युनिटी थी जो मेजोरिटी कम्युनिटी, वो पोलराइज्ड नहीं थी, वो यूनाइटेड नहीं थी, लेकिन इन चीजों की वजह से क्या हो गया, वो थोड़ी यूनाइट हो गई।
उस वजह से क्या हो गया, अब बहुत सारे लोग वोट देने पे निकलते हैं। पहले वो नहीं होता था, चलो इलेक्शन है तो होने तो क्या होता है, लेकिन अब उनमें भी थोड़ी बहुत ये जो है ना जागृति आई है, वो भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। दूसरा चीज अहम फैक्टर करता है काउंट, अगर वो असेंबली का या विधानसभा का इलेक्शन होते हैं, क्योंकि एक ही विधायक होता है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में, छोटी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ज्यादा लोग हुआ तो वो, लेकिन अब जो ये स्थिति है जी, जी, लोकसभा में क्या होता है, इक्वली लोग होते हैं, जी, जी, इसलिए जी, जी। उस पर ज्यादा असर नहीं पड़े। देखिए आजमगढ़ की बात मैं करना चाहता हूँ, आजमगढ़ का भी सीट मेरे को लग रहा है कि इस बार बीजेपी निकाल ही देगी। जी, जी। किस बात पे, क्योंकि पहले आजम खान का वहां जोर चलता है, आजम खान को लोग इसके अखिलेश यादव के साथ बड़ी ताकत चल रही है आजकल, जो उनकी सीट 2-3 सीटें नहीं दी गई, उस वजह से लगता है कि बीजेपी, आजम खान के जो लोग हैं वो समाजवादी से नाराज है, उसका बीजेपी को थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही और आकलन भी सही है। इस बार बस देखना यह है कि क्या 400 पार होता है कि नहीं। सुशील जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़े, अमरदीप त्रिपाठी बीजेपी से और रफत फातिमा जी हमारे साथ जुड़ी थी लेकिन बीच में वो चली गई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जानने की कोशिश की कि काशी से जिस तरीके से एक संदेश देने की बात की गई है और काशी किस तरीके से एपिक सेंटर बन गया है पूर्वांचल का, किस तरीके से पूर्वांचल को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है, वो क्या फैक्टर लेकर आएगा। क्या पिछले इलेक्शन में जिस तरीके से 4 सीटों पर खास नजर थी, गाजीपुर, आजमगढ़ और घोसी और लालगंज, क्या वो बीजेपी के खाते में आएगी, ये सवाल है और सवाल बना रहेगा। लेकिन इसका जवाब हमें मिलेगा 4 जून को, क्योंकि उस दिन आपका जो मत है उसका संदेश सीधे सीधे मिलेगा कि किसके पाले में क्या आया। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। अगले किसी अंक में फिर होगी जल्द आपसे मुलाकात अगले मुद्दों के साथ। तब तक आप देखते रहिए ABC न्यूज़। नमस्कार।